जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या बीमारी की पहचान की बात करते हैं, तो अक्सर हमें एक सटीक नतीजे की उम्मीद होती है। मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। जैसे मान लीजिए, अगर हड्डी टूटती है, तो एक्सरे मशीन में एक सफेद टेढ़ी लाइन दिख जाती है और डॉक्टर उसी तरफ इशारा करके कहता है, हाँ, यही दिक्कत है। बिल्कुल, ये एकदम बाइनरी है। मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। राइट। और ये स्पष्टता, मतलब ये क्लैरिटी हमें बहुत सुकून देती है। हम इंसानों को ऐसी चीजें पसंद है जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें एक साफ सुथरे खांचे में फिट किया जा सके। लेकिन कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस नई दुनिया में जब हम कदम रखते हैं, तो अचानक ऐसा लगता है कि वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर चुकी है। हाँ, क्योंकि अब हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे हैं जो बहुत ही जटिल है, संभावनाओं पर आधारित है, और सच कहें तो थोड़ा धुंधला है। और जानते हैं यही धुंधलापन इस पूरी तकनीक की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी पहेली भी। पुरानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम मशीन को एकदम सटीक नियम बताते थे, लेकिन आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां डेटा और मशीनें खुद अपने नियम बना रही हैं। वो खुद फैसले ले रही हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी तो ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने वो फैसला आखिर लिया कैसे। ज्ञान सबसे मूल्यवान तब होता है जब हम उसके पीछे के क्यों को समझते हैं। सही कहा। आज हमारे पास सूचनाओं का जो ये विशाल महासागर है, जिसे हम बिग डेटा कहते हैं, और ये जो तेजी से गणना करने वाली एआई मशीनें हैं, इनके बीच का संबंध जानना ही सब कुछ है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस गहरे विश्लेषण का हमारा मिशन यही है कि हम एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के इस जटिल इकोसिस्टम को डिकोड करें। स्रोतों के अनुसार एआई का सीधा सा अर्थ है मानव निर्मित सोचने की शक्ति। साधारण शब्दों में यही परिभाषा है। तो अगर हम एआई के इतिहास पर नजर डालें, तो ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं लगता। मैं पढ़ रहा था कि 1958 में फ्रैंक रोजनब्लाट ने परसेप्ट्रॉन पेश किया था। हाँ, जो कि एक बहुत ही शुरुआती न्यूरल नेटवर्क था। राइट। और 1959 में ऑर्थर सैमुअल ने पहली बार मशीन लर्निंग शब्द का प्रयोग किया। जॉन मैकार्टी ने लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा बनाई। मतलब तब भी वैज्ञानिकों को लगा था कि उन्होंने सोचने वाली मशीन बना ली है। 1964 में डैनियल बॉब्रो का एनएलपी वर्क आया, और 1972 में तो जापान में पहला बुद्धिमान मानव रोबोट वाबोट 1 भी बन गया था। बिल्कुल, उस समय काफी उत्साह था। तो फिर उसके बाद दशकों तक कोई खास प्रगति क्यों नहीं हुई? मेरा मतलब है, अचानक 2000 और 2010 के बीच ही डीप लर्निंग का इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ? क्योंकि उस समय हमारे पास सिद्धांत तो थे, लेकिन उन्हें आजमाने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें हमारे पास नहीं थीं। और वो क्या थी? विशाल मात्रा में डेटा और जबरदस्त कंप्यूटेशनल शक्ति। 1958 का कंप्यूटर एक सामान्य गणित के सवाल को हल करने में ही थक जाता था। ओह, अच्छा। हाँ, लेकिन जब 2000 के दशक में इंटरनेट का विस्तार हुआ, तो समझ लीजिए डेटा की बाढ़ आ गई। मशीन को पैटर्न पहचानने के लिए जिस भोजन की जरूरत थी, अब वो उसे भारी मात्रा में मिलने लगा। तो इसका मतलब है कि मशीन वास्तव में सोच नहीं रही है, वो बस इतनी तेज गति से डेटा के पैटर्न मिला रही है कि हमें लगता है कि वो इंसानों की तरह बुद्धिमान है। इसी से मुझे एआई की श्रेणियों का विचार आता है। हम अक्सर नैरो एआई और जनरल एआई की बात सुनते हैं। ये एक बहुत जरूरी अंतर है। अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो नैरो एआई एक ऐसे जीनियस बच्चे की तरह है जो सिर्फ शतरंज खेलना जानता है। मतलब उसे हर चाल पता है, वो विश्व चैंपियन है। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि बेटा बारिश हो रही है, जरा कमरा साफ कर दो या खिड़की बंद कर दो, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये एनालॉजी इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। नैरो एआई केवल उसी बॉक्स के अंदर काम कर सकता है जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया गया है, जैसे एप्पल का सिरी या आईबीएम वॉटसन। अच्छा, तो ये सब नैरो एआई हैं। बिल्कुल। आज दुनिया में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो नैरो एआई ही है। तो अगर हम आज एआई से इतनी घिरे हुए हैं, तो फिर ये थ्योरी ऑफ माइंड, जो मानवीय भावनाओं को समझ सके, या सेल्फ अवेयरनेस वाले रोबोट्स अभी तक हमारी सड़कों पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? जनरल एआई या सुपर एआई कहाँ है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेल्फ अवेयरनेस वाली एआई अभी भी एक पूरी तरह से काल्पनिक अवधारणा है। मतलब सिर्फ फिल्मों में? हाँ, एक तरह से। कार्यक्षमता के आधार पर मशीनें कई स्तरों में बटी हैं। रिएक्टिव मशीनें होती हैं, जैसे आईबीएम का डीप ब्लू, जिसने शतरंज में गैरी कास्पारोव को हराया था। वो सिर्फ उस पल के बोर्ड को देखकर प्रतिक्रिया देती थी। फिर आती हैं लिमिटेड मेमोरी वाली मशीनें, जैसे आज की सेल्फ ड्राइविंग कारें,
वे पिछले कुछ पलों के डेटा को याद रखती हैं ताकि ब्रेक लगाने या मुड़ने का फैसला ले सकें। लेकिन जो अगला स्तर है, थ्योरी ऑफ माइंड, जो इंसानी भावनाओं और विचारों को समझे, वो अभी भी रिसर्च में है ना। इसने के बाद स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि ये सोचना कैसे सीखता है, क्योंकि अगर हम इसे हर बात के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो ये सीख कैसे रहा है। यहीं पर मुझे लगता है बात मशीन लर्निंग या एमएल की तरफ मुड़ती है। सही कहा आपने। मशीन लर्निंग एआई की वो शाखा है जहां मशीन को हर कदम के लिए नियम नहीं बताते, हम उसे डेटा देते हैं और बिना मानवीय हस्तक्षेप के उसे खुद पैटर्न पहचानने देते हैं। इसके कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे डेटा, फीचर्स, मॉडल, एल्गोरिदम। हाँ, और लॉस फंक्शन, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। डेटा वैज्ञानिक इन सब को मिलाकर मशीन को सिखाते हैं। लेकिन इसमें गलतियां भी तो होती होंगी, जैसे मैंने ओवरफिटिंग के बारे में पढ़ा था। ओवरफिटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तब होता है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को बहुत ज्यादा रट लेता है। जैसे कोई छात्र परीक्षा के लिए सिर्फ पिछले साल के प्रश्न पत्र रट कर जाए और अगर परीक्षा में कोई नया सवाल आ जाए तो वो फेल हो जाए। एग्जैक्टली। मॉडल अपने सीमित डेटा पर तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन असली दुनिया के नए डेटा पर फेल हो जाता है। और इसका उल्टा होता है अंडरफिटिंग, जहां मॉडल इतना साधारण रह जाता है कि वो कोई पैटर्न ही नहीं पकड़ पाता। तो संतुलन बनाना पड़ता है। अगर मैं एमएल की श्रेणियों को देखूं तो स्रोतों में 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हाँ, ये मशीन को सिखाने के 3 अलग-अलग तरीके हैं। तो क्या मैं इन्हें ऐसे समझ सकता हूं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसे है जैसे हम उत्तर पुस्तिका यानी आंसर की के साथ पढ़ाई कर रहे हो? मतलब हम मशीन को लेबल किया हुआ डेटा देते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। बिल्कुल सही। आप मशीन को बताते हैं कि ये तस्वीर बिल्ली की है और ये कुत्ते की। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिना लेबल वाली टॉफियों को उनके रंग या आकार से अलग करने जैसा है। मतलब इसमें हम मशीन को कोई लेबल नहीं देते, बस कहते हैं कि इसमें पैटर्न खोजो, जैसे क्लस्टरिंग करना। हाँ, एकदम सही एनालॉजी है। मशीन खुद ही डेटा के अंदर छुपी हुई समानताएं खोजती है। और तीसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तो मुझे मतलब एक कुत्ते को सही काम करने पर ट्रीट या इनाम देकर ट्रेनिंग देने जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये फीडबैक और रिवॉर्ड पर आधारित होता है। मशीन अगर सही दिशा में जाती है तो उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, गलत पर नेगेटिव। जैसे वीडियो गेम खेलना सीखना, वो लाखों बार गलती करती है और अंत में जीतना सीख जाती है। गजब है। और जब ये सीखने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है तो हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, राइट? जो मानव मस्तिष्क के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या एएनएन पर आधारित है। जी, डीप लर्निंग एमएल की ही एक उन्नत शाखा है। इसमें डेटा कई लेयर्स से होके गुजरता है। इसमें फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है, जहां डेटा आगे बढ़ता है, और फिर बैक प्रोपोगेशन होता है। ये बैक प्रोपोगेशन क्या है? ये मशीन की अपनी गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया है। अगर आउटपुट गलत आता है तो मशीन पीछे की तरफ जाती है और अपने अंदर के गणितीय समीकरणों को, जिन्हें हम वेट्स कहते हैं, एडजस्ट करती है। मतलब वो खुद को करेक्ट करती है। लेकिन मैंने सुना है कि डीप लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करती है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। डीप लर्निंग मॉडल्स में इतनी ज्यादा हिडन लेयर्स और कंप्यूटेशनल आवश्यकताएं होती हैं, मतलब उन्हें चलाने के लिए भारी भरकम जीपीयू और टीपीयू चाहिए होते हैं। और जब वो कोई फैसला लेते हैं तो कभी-कभी इसे बनाने वाले डेटा वैज्ञानिकों के लिए भी ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि मशीन ने वो विशिष्ट निर्णय आखिर लिया कैसे। अंदर के लाखों गणितीय समीकरण इंसान की समझ से बाहर हो जाते हैं। बाप रे, ये तो थोड़ा डरावना भी है। अच्छा, मशीनें तो बन गईं, उन्हें सीखने के तरीके भी मिल गए, लेकिन डीप लर्निंग और एआई को सीखने के लिए भारी मात्रा में जिस डेटा रूपी ईंधन की जरूरत है, वो कहां से आता है? यहीं पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी की भूमिका आती है। तो आईओटी एक तरह से एआई की इंद्रियों यानी सेंसेस की तरह है। बिल्कुल, ये उपकरणों का एक विशाल नेटवर्क है। सोचिए, एक स्मार्ट कार के टायर में हवा मापने वाला सेंसर है, या दुकानों में इस्तेमाल होने वाली RFID तकनीक। ये सब लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं हर सेकंड। और ये इतना ज्यादा डेटा है कि इसे बिग डेटा कहा जाता है। बिग डेटा। इसके 5 V बहुत मशहूर हैं। वॉल्यूम मतलब मात्रा, वेलोसिटी मतलब रफ्तार, वेराइटी यानी विविधता, वेरासिटी मतलब सत्यता या डेटा में असंगति, और वैल्यू। हाँ, ये पांचों मिलकर बिग डेटा को परिभाषित करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या बिग डेटा का मतलब सिर्फ हजारों एक्सेल शीट्स हैं जो किसी सर्वर पर पड़ी हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो वैरायटी का मतलब है। डेटा कई तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो है जो पुराने RDBMS डेटाबेस में आता है, जैसे टेबल और कॉलम, और सेमी स्ट्रक्चर्ड? जैसे XML या JSON फाइल्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया का 80% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है। 80%? मतलब इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है? हाँ, जैसे हमारे व्हाट्सएप के वीडियो, फेसबुक की पोस्ट, ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट। बिल्कुल। और इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करना सबसे मुश्किल काम है। इसे हैंडल करने के लिए ही अपाची, हडूप, स्पार्क और MongoDB जैसे खास टूल्स बनाए गए। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये सारा डेटा, ये सारे टूल्स, ये रहते कहाँ हैं? ये क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए इंटरनेट पर स्टोर होते हैं। क्लाउड की सबसे बड़ी खासियत है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ऑटोमेशन और इजी मेंटेनेंस। आपको हार्ड ड्राइव खरीदने की जरूरत नहीं है, सब इंटरनेट पर सुरक्षित है। तो अगर हम इन सबको एक साथ जोड़ें? हाँ, अगर हम इन सब को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो देखिए क्या होता है। IoT के सेंसर्स जो डेटा लगातार इकट्ठा करते हैं, वो बिग डेटा के रूप में क्लाउड पर सुरक्षित रहता है। और फिर AI का दिमाग उस डेटा को क्लाउड में ही विश्लेषित करता है और व्यावसायिक निर्णय लेता है। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। ये एक पूरी मशीन है जिसके अलग-अलग पुर्जे मिलकर काम कर रहे हैं, और इसका असर हम असल दुनिया में देख रहे हैं। आज आधुनिक AI टूल्स, विशेष रूप से जेनरेटिव AI ने तो तहलका मचा रखा है, जैसे ChatGPT या क्लॉड जो टेक्स्ट जनरेट करते हैं। हाँ, और मिडजर्नी या DALL-E 3 जो कमाल की इमेज जनरेशन कर रहे हैं। कोडिंग के लिए गिटहब कोपायलट है, लिखने के लिए ग्रामरली है। मैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बारे में पढ़ रहा था कि 2021 में गिटहब कोपायलट से इसकी शुरुआत हुई थी, और अब ये वर्ड, एक्सेल और आउटलुक सब में आ गया है। ये आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। मुझे तो ये एक रसोई के सूस शेफ की तरह लगता है। मतलब ये आपके लिए सब्जियां काट देता है, मसाले तैयार कर देता है, ताकि आप मुख्य कुकिंग पर फोकस कर सकें। एक्सेल में डेटा एनालिसिस हो या ईमेल का ड्राफ्ट, सब कुछ कितना आसान हो गया। बिल्कुल, और सिर्फ ऑफिस के काम में ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में AI का प्रभाव बहुत गहरा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बीमारी की जल्द पहचान कर रहा है, जैसे स्कैन देख के ट्यूमर का पता लगाना। खगोल विज्ञान में एक्सोप्लैनेट खोजने के लिए विशाल अंतरिक्ष डेटा का विश्लेषण हो रहा है। कृषि में भी तो स्मार्ट फार्मिंग आ गई है, जहां मौसम और मिट्टी के डेटा से किसानों को मदद मिल रही है। और ई-कॉमर्स या डेटा सुरक्षा में विसंगति का पता लगाना, मतलब फ्रॉड डिटेक्शन, सब AI कर रहा है। भारत के संदर्भ में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, भारत में AI का विकास, लोगों को लगता है ये नई चीज है, लेकिन 1960 से 80s के दशक में ही हमारे IITs में शुरुआती रिसर्च शुरू हो गई थी। जी, और 1990 में CDAC की स्थापना हुई थी, जिसने सुपर कंप्यूटिंग में भारत को आगे बढ़ाया। फिर 2014-15 का डिजिटल इंडिया अभियान, जिसने डेटा की क्रांति ला दी। 2018 में नीति आयोग ने AI के लिए अपनी राष्ट्रीय रणनीति पेश की, और हाल ही में 15 जुलाई 2023 को जो विश्व युवा कौशल दिवस था, तब AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च हुआ। भारत की स्थिति बहुत अनूठी है। हमारी अपनी विविधता है, इतनी बड़ी जनसंख्या की जटिल सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं। हम AI का लाभ इन चुनौतियों को हल करने के लिए उठा रहे हैं। मतलब सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए। हाँ, AI फॉर ऑल और स्किल इंडिया पोर्टल जैसी पहले इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हम तकनीक को समावेशी बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत सकारात्मक पहलू हो गया। लेकिन AI के इतने फायदों के बाद मुझे लगता है हमें उस हिस्से पर भी बात करनी चाहिए जो थोड़ा असहज करता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके खतरे क्या हैं? सबसे पहला नुकसान तो इसकी उच्च लागत या हाई कॉस्ट है। इन मॉडल्स को चलाने के लिए अथाह पैसा और ऊर्जा चाहिए। दूसरी बात, AI आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता। मतलब वो केवल उसी काम को कर सकता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। बिल्कुल, वो इंसानों की तरह एकदम नई परिस्थिति में अपनी कल्पना का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और एक बहुत बड़ी चुनौती जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, वो है AI में पक्षपात या बायस। अगर हम AI को ऐसा डेटा दें जिसमें पहले से ही इंसानी भेदभाव छुपा हो, तो वो भी वही भेदभाव सीख लेगा, है ना? मान लीजिए कोई AI सिस्टम ये तय करता है कि किसे लोन मिलेगा, और वो ऐतिहासिक डेटा के आधार पर किसी विशेष समुदाय को लोन देने से मना कर देता है, या फिर फेशियल रिकॉग्निशन में वो किसी विशेष चेहरे को गलत तरीके से पहचानता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी होगी? मशीन की या उसे बनाने वाले प्रोग्रामर की? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और ईमानदारी से कहें
तो ये आज एआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सही काम करना या डूइंग द राइट थिंग। मशीनें नैतिक फैसले या एथिकल डिसीजंस लेने में पूरी तरह अक्षम है। उनके लिए सब कुछ बस डेटा और गणित है। और कानून भी तो इतने स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। रेगुलेशंस और कानूनों के विकास की गति एआई के विकास की गति से बहुत पीछे छूट गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एआई के जरिए गलत सूचनाएं फैलाना, डीप फेक वीडियो बनाना, ये सब गंभीर कानूनी चुनौतियां हैं। और अगर हम इन सब से थोड़ा और आगे देखें तो मानव अस्तित्व के लिए खतरे की बात भी आती है। जाने माने भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि जैविक विकास की धीमी गति एआई का मुकाबला नहीं कर सकती। और बिल गेट्स का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि इंसान से बेहतर सोचने वाली मशीनें अस्तित्व के लिए खतरा बनेंगी। सोचने वाली बात है। जब मशीनें इतनी उन्नत हो जाएं कि वे बिना मानवीय हस्तक्षेप के जीवन, मृत्यु और सुरक्षा के फैसले लेने लगें, जैसे हथियारों के मामले में, तो क्या होगा? ये एक डरावना सच है जिस पर दुनिया भर के शोधकर्ता अभी भी बहस कर रहे हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने देखा कि कैसे 1958 के उस पहले परसेप्ट्रॉन से लेकर आज के एडवांस्ड चैट जीपीटी तक का सफर तय किया गया। कैसे डेटा ने इस पूरी क्रांति को ईंधन दिया। हमने बिग डेटा के 5 V's को समझा, क्लाउड और आईओटी के महाजाल को देखा और ये जाना कि कैसे ये सब अलग-अलग तकनीकें नहीं, बल्कि एक ही विशाल तंत्र का हिस्सा हैं जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो मैं श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा, और ये हमारे स्रोतों की चिंताओं पर ही आधारित है। अगर इंसान हजारों वर्षों के धीमे जैविक विकास का परिणाम है और आज हम अपने से कहीं ज्यादा तेज और बेहतर सोचने वाली मशीनें बना रहे हैं, तो भविष्य में इंसान होने का असली मतलब क्या रह जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या हमारी भूमिका केवल इन मशीनों को निर्देशित करने, उन्हें चालू या बंद करने तक सीमित रह जाएगी, या हम इनके साथ कोई नया सह अस्तित्व, कोई कोएग्जिस्टेंस खोज पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इस गहरे विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, खुद से नए सवाल पूछिए और खोज करते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे।